देखो सुनो मेरी बात, पिछले वाली मेरे पास 4-3 क्लास है मेरे पास मौजूद। उन 3 क्लासों के दौरान मैंने भी पढ़ा रखा जुलाई से लेकर अब तक का करंट अफेयर। अभी मई का बचा हुआ, जून का बचा हुआ, और फिर मैं इसके बाद एक क्लास और लूँगा, उसमें जुलाई का कवर करवा दूँगा। समझ में आई बात? या टोटल 3 क्लास पहले ही ले रखी है मैंने, अभी चौथे नंबर की क्लास होगी। समझ रहे? आज की क्लास में हम क्या समझने वाले? आज की क्लास में हम समझने वाले मई मंथ का करंट अफेयर जो होगा। जैसे ही मैं मई मंथ का करंट अफेयर कर रहा हूँ, एक ही पेज होगा, एक पेज साइड का, एक पेज इसी साइड का। सारी न्यूज़ तो नहीं इंपॉर्टेंट होती ना, सब कुछ तो नहीं इंपॉर्टेंट होता। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? मुश्किल से 2 या 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 मैक्सिमम, 5 या 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आई बात? किया। लेकिन क्या करते हैं हम, अपडेट रहना चाहिए, ठीक, और बहुत ज़रूरी भी है। चलो आ जाओ, ये कहाँ कहाँ काम का होगा? उत्तराखंड PCS में, और जो भी उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम आ रहे लगभग उसमें काम का होगा, ठीक। तो मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ने वाले, और कैसे बेहतर बनाओगे फिर? उसको प्रिंट करवा लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम देखा तुमने मेरे वाला? वहाँ से सारा नोट्स निकाल लेना, पिछले वाला भी जितना पढ़ा हुआ उसे उठा के प्रिंट करवा लेना। अब करना क्या, सुन लो, मैं भेज दूँगा, ग्रुप में भेज दूँगा। तो यहाँ देखो जितना भी नोट्स मिलेगा पूरा का पूरा, जैसे मैंने मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया, जैसे ही मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया, तो वैसे तुम यूट्यूब से जाकर ना ऐसा कर मई मंथ के उत्तराखंड के करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन ऐसा कर डालना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा कर, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तुम अलग दिखाई दे, लेकिन 2-3 वीडियो देखने के पश्चात तुम ऐसा लगेगा तुम मई मंथ का सब कुछ आ चुका। एक मंथ का करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ते चले जाना जब भी तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम? ठीक है, अब चलें, अभी स्टार्ट करें। तो मैं क्या करूँगा, केवल यूँ नहीं है कि मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ाऊँगा मैं, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स पार्ट होगा, स्टैटिक जैसे हमारे पास परीक्षावां नहीं होगी, जो बात इससे रिलेट करती होगी, पेपर में आने लायक होगी और एक बच्चे को याद होनी चाहिए, वो पेपर में कभी भी सवाल टपक तक सकता हो, उससे रिलेटेड इसके बैकग्राउंड में। करंट अफेयर तो क्या चीज़ है, जो चीज़ न्यूज़ में आई ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है उसकी, उससे रिलेटेड भी मैं सब चीज़ें बता के चलूँगा साथ साथ, जहाँ तक पर्सन बन सकते हैं। समझ में आई ना बात? या केवल मेरा मकसद करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ाना नहीं होने का, उसके पीछे का जो मेन कारण है इसे पढ़ाने का वो होगा, ताकि सवाल सही हो सके। समझ में आई ना? पर्पज़ क्या देगा, उद्देश्य क्या होगा। तो यूँ पहली न्यूज़ हमारे पास मई मंथ की, मई का और जून का पढ़ने वाले हैं हम। आज मई का और जून का पूरा कर लेंगे, समझे? अगली क्लास में जुलाई का पढ़ा दूँगा। तो जाओ, उत्तराखंड की फिल्म आई हमारे पास, उसका नाम है दिव्या माँ। अब क्या खास बात है इसकी? वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री, वन्य जीव जो हमारे पास वन्य जीव आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, जो वन में रहने वाले जीव है ना, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी बनाई गई पूरी की पूरी, उसी का नाम हमारे पास दिव्या माँ। अब क्या खास बात है इसका? अगर पूछे इसका सब्जेक्ट क्या है, या ना एक इमोशनल कहानी दिखाई देगी तुम्हें किया, किसकी? किंग कोबरा की कहानी दिखाई देगी और उसकी माता किया, किंग कोबरा और दुर्लभ मादा हो हमारे पास, उसकी जो हो कहानी दिखाई देगी तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर तुम्हें। लेकिन यहाँ चर्चाओं में क्यों आई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि यह उत्तराखंड के अंदर बनने वाली फिल्म, समझ आई बात? या इसके डायरेक्टर है हमारे पास अजय सूरी। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया। उत्तराखंड की कोई फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जा रही, जर्मनी के अंदर हो रहा हो, तो सोच लो कितने बड़े स्तर पर नाम होगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही। और जब किसी घटनाओं को, चर्चाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती होगी तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाती है वो बात। समझ में आई बात? है कि लोग उसके वह न्यूज़ जो उत्तराखंड की कोई मूवी डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में लोग बाहर भी बात कर रहे थे इसके, तो वह तो ऑटोमेटिक चर्चा में होगी। तो इस फिल्म का नाम पूछ सको, डायरेक्टर का नाम अजय सूरी। क्या नाम है? ये डायरेक्टर हमारे पास, निर्देशक है इसकी। बात समझ में आई? ये फेस्टिवल 9 से लेकर 13 सितंबर 2026 में जर्मनी में होने वाला है। वहाँ इस मूवी के लिए मतलब इस नॉमिनेट किया गया। पता लगे ना मैंने क्या कहा? तुम इसे लिस्ट में डाल देगा, पूरी न्यूज़ समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तुम समझ में आई बात? अब आ जाओ हमारे पास कि ये पूजा राणा करके एक लड़की है, ठीक है? लड़की क्या, महिला कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक। बहुत मेहनत करी इस लड़की ने, क्या कहते हैं, इस पूजा राणा ने। उत्तरकाशी की रहने वाली, 15 सालों तक निस्वार्थ मामले में सेवा कर रही। कोरोना के टाइम पर भी मुंह पर लगा कर मास्क, ठीक है, लगातार घूमती रही। आज अवार्ड मिला सब, और जो अवार्ड मिला उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो नाम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पता कौन है? एक नर्स के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाए। एक बार 1856 में कहीं रूस की लड़ाई चल रही थी, वहाँ उस जो लड़ाई चल रही थी उसमें जर्मनी रूस आपस में ये सब चीज़ें लड़ रहे थे, जब जैसे लड़ रहे थे आपस में, तो वहाँ ना जो नर्सों सैनिकों की जो जान बचाई थी, उन नर्सों को, एक नर्स का नाम था हमारे पास ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके नाम पर दिया जाए पुरस्कार। अब बताओ, उत्तराखंड की रहने वाली है, उत्तरकाशी की महिला, इसे पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार उत्तराखंड की किसी महिला को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका नाम तो इंपॉर्टेंट हो जाने वाला। नाम क्या है? पूजा राणा। सही बात है, इन्होंने सोशल मीडिया पर बयान भी दिया था, कभी देखने का मौका मिला तो बात समझ में आई है। 100% टीकाकरण में योगदान दिया उन्होंने। टीकाकरण शिशु एकमात्र उत्तराखंड की, एकमात्र महिला उत्तराखंड की है जिन्होंने 100% टीकाकरण में पूरा योगदान दिया हमारे पास।
समझ बात। 100% जितने टिक्के मिले थे सारे के सारे लगा दिए उत्तराखंड की। ठीक है, निस्वार्थ सेवा कर रही थी, कोरोना के टाइम पर भी सेवा करती रही अपनी जान को जोखिम में डालकर। इसलिए अच्छा काम करोगे तो पक्का अवार्ड पक्का मिलने वाला तुम। समझ में आई बात। तो 2 न्यूज़ बता दी हमारे पास, क्लियर होगी, समझे। चलिए, क्लियर होती जा रही न्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं आने तक। जो लिखा हो सारा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ यहीं मौजूद है। कुछ भी अलग दिखाई दे अलग सा, यहाँ साइड में मैंने जगह छोड़ रखी है इसे। ऐसे तो बना शॉर्ट नोट्स भी, किसी भी एग्जाम अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो ऐसे तो बनाए जाते हैं। यहीं तो हो शॉर्ट नोट्स, और क्या शॉर्ट नोट्स हो, समझे आप। अच्छा बेटा सुधर जाओ, ठीक। आ जाओ, अंडर 18 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 इस नाम चैंपियनशिप का गेम हुआ है कि इस गेम के अंदर हमारे पास अंडर 18 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तराखंड की टीम का जो कप्तान है वो उदित पेनेरा को बनाया गया है, हल्द्वानी के रहने वाले। तो पूछा जा सके, समझना ये बात है। दोबारा फिर पढ़ लो, अंडर 18 नेशनल बास्केटबॉल हो, जो बास्केटबॉल जो है ना उसकी चैंपियनशिप 2026 के लिए जो उत्तराखंड की टीम का कप्तान हो इसे बना दिया गया। सही बात है, कहाँ के, हल्द्वानी के रहने वाले। ठीक, चौथे नंबर की न्यूज़, कौन से महीने की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मई की। उसके बाद की कौन से महीने की पढ़ेंगे, जून की। पता लग चुका। इंपॉर्टेंट बात, जो पीएम सूर्य घर योजना हमारे पास, पीएम सूर्य घर को योजना क्यों लाई गई हमारे पास, हिमालय राज्यों का प्रथम स्थान उत्तराखंड का। यह जो पीएम घर सूर्य योजना है ना हमारे पास, या इसलिए चलाई जा रही ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा दिया जा सके, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास, ताकि जो कोयला हमारे पास, जो हमारे पास जीवाश्म ईंधन उसे रिप्लेस करा जा सके। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल हमारे पास, उसे रिप्लेस करा जा सके, उसे हटाया जा सके और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि ये रिसोर्स तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है ना हमारे पास, ठीक है, उन्हें हटाए। जो हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसे कहते हैं हमारे पास, जो कभी खत्म नहीं होने के हमारे पास। जैसे सूर्य होगा, सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है कभी खत्म नहीं होने की। हम चाह रहे उसे बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को पूरे देश में चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया काम किसी राज्य ने करा उसका नाम उत्तराखंड है। समझ की बात है। सोलर पैनल घर घर में लग गए, घर घर में सोलर पैनल लगते चले जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। पीएम सूर्य घर योजना हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। 11 राज्यों में पहला स्थान। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने योजना लागू करी थी। पूछ लगा पीएम सूर्य घर योजना कब लागू हुई थी, या 2024 में 13 फरवरी 2024 को। समझ में आई। अब सवाल क्या था इसका उद्देश्य क्या था। जब किसी योजना को हम लागू करते हैं उसका उद्देश्य क्या हो, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप छतों पर सोलर पैनल लगाना। समझना ही बात है, ये इसका उद्देश्य था। स्वच्छ ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऐसी ऊर्जा चाहिए हम जिसमें हम कोयला जलाकर बिजली प्राप्त कर रहे हो। समझ नहीं बात है, कोयला जलाकर बिजली प्राप्त कर रहे हो और वातावरण प्रदूषित ना हो रहा। तो करे ग्रीन स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा चाहिए, ऐसी बिजली चाहिए, स्वच्छ ग्रीन ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा चाहिए जो ग्रीन हो, जिसमें पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। समझ नहीं बात है, पता लगे मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें नाइट्रस के ऑक्साइड ना हो। समझ में आई बात है। चलो, एक यह महिला, ये हमारे पास कृष्णा जोशी देख लो। हमारे पास एशियन रीजनल जियो-तिस्यू चैंपियनशिप उत्तराखंड के खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 गोल्ड जीत लिए। श्रीलंका के अंदर हुई है चैंपियनशिप हमारे पास ये। ठीक है, और ये है क्या हमारे पास, इसमें 52 के वेट नहीं उठाते का वेट, उसमें हुई है हमारे पास। तो कृष्णा जोशी कर नाम अगर पूछ लिया जाए तो कृष्णा जोशी इस इनका नाम है। इन्होंने ये जीता हमारे पास, 2 गोल्ड मेडल जीत लिए श्रीलंका के अंदर जाकर। सही बात है, रेसलिंग होगी शायद ये। ठीक है, वेट जहाँ वेट उठाते हैं 52 किलो की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आगे चलो। स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तराखंड का एकमात्र जिला देहरादून है। सही बात यार, दोबारा फिर पढ़ लो। स्वच्छता सर्वेक्षण यानी साफ कर जा रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण लागू हुआ, उसके अंदर 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तराखंड का नाम आया। उत्तराखंड के एक जिले का नाम आया। उत्तराखंड में तो 13 जिले, पूरे भारत के कई सारे जिलों का नाम आया होगा, लेकिन उत्तराखंड के कौन से जिले का नाम आया, देहरादून। इधर पूछ लो तो हमारे पास तुमसे। ठीक है, खेल के क्षेत्र में जाओ। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल एकेडमिशियन अवार्ड हमारे पास इसे मिला। हमारे पास वरुण बेलवाल को, हमारे पास ये उप क्रीड़ा अधिकारी है हमारे पास, ये खेल अधिकारी है वरुण बेलवाल, नाम रट्टा मान लो, वरुण बेलवाल, ये मिला हमारे पास खेल के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार नाम देख लो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल एकेडमिशियन अवार्ड हमारे पास। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो। ठीक है, ये है, देखो हमारे पास ना, हम क्या करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास नेशनल लेवल पे की स्कीम चल रही है हमारे पास। नेशनल लेवल की स्कीम थी वह नीति आयोग ने चलाई। नीति आयोग हमारे देश में
थिंक टैंक भी बोलते हैं उसे, उसने एक स्कीम चला रखी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसा करके स्कीम चला रखी है। एक जिले के अंदर एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और उसका क्या होगा, वो जिला उसी उत्पाद के लिए पहचाना जाएगा, उसी प्रोडक्ट के लिए, उसी उत्पाद के लिए पहचाना जाएगा और वहाँ उसी क्षेत्र के लोग सब बना सकते हैं और वहाँ के लोगों की इकोनॉमी रन कर जाएगी और उस उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को हम निकाल कर, जैसे हम कहने लगे चलो हरिद्वार का, वैसे हरिद्वार का मान लो चलो गंगा जल फेमस, मैं चाहता हूँ हरिद्वार के गंगा जल को जे टैग मिल जाए, गंगा जल के अंदर पूरा प्रचार प्रसार कर दिया, गंगा जल के अंदर जड़ी बूटी हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, डिमका हो, और पूरी दुनिया के लोगों को गंगा जल पिला रखा है। समझ आई नहीं बात? यार पूरी दुनिया को लोगों को गंगा जल पिला रखा है और पानी के जहाज़ों भर को ये एक्सपोर्ट हो रहा है। चाहते हैं इस तरह हो जा, समझ बात है? ठीक होना तो कुछ है नहीं इस तरह कर चाहते हैं तो, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हमने चला रखे। लेकिन वही जो स्कीम चल रही थी, ठीक, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारे यहाँ जो स्कीम चल रही है हमारे यहाँ से उत्तराखंड में, एक जिला दो उत्पाद, सबने चलाए एक जिला एक उत्पाद, हमने चलाए एक जिला दो उत्पाद। हमारे पास एक तो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और दो प्रोडक्ट होने चाहिए उसके, समझ नहीं बात? उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। कारण क्या है उसका, उस एरिया की इकोनॉमी को रन करा जा सके, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चला जा सके। समझ में आई बात में क्या कह रहा हूँ तुम? ठीक, अब आ जाओ हमारे पास इंपॉर्टेंट बात, उसी की तर्ज पर, बिल्कुल उसी स्कीम की तर्ज पर हमने सोचा कि जब ऐसा हो सके क्यों ना हम उत्तराखंड के अंदर 13 जिले के अंदर तो सिर्फ एक जिला एक खेल के नाम से जाना और उस जिले के अंदर तो उसी खेल को बढ़ावा दिया जाए ज़्यादातर, ये तो बढ़िया रह जाएगा। और फिर यहाँ के जो खिलाड़ी होंगे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लेंगे, गोल्ड मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक में जीत कर। ये हमारा उद्देश्य है। सुनने हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो उस स्कीम का नाम रखा है हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। हमारे पास सही बात, उत्तराखंड के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे पास उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ये लेगा है। अब सवाल है कौन से जिले तक कौन सा गेम को बढ़ावा दिया जाएगा, तो मैं 3-4 के तो तुम्हें नाम बता रहा हूँ जो मेरे फेवरेट है हमारे पास। ठीक, हरिद्वार के अंदर तो कुश्ती को बढ़ावा दिया जाएगा, कुश्ती ऐसा करके। ठीक, दूसरे नंबर पर जाओ देहरादून तो शूटिंग रिश्कियाँ, अभिनव बिंद्रा हमारे पास, क्या चंपावत से फुटबॉल, उत्तरकाशी तक कबड्डी को बढ़ावा दिया जाएगा, नैनीताल तक 5 गेम है एक साथ। कितने? उसमें शूटिंग भी है, रेसिंग भी है, सही बात है, स्विमिंग भी है, 5 गेम। तो तुम बताओगे नैनीताल से कौन? सही बात है, नैनीताल वाले बता देंगे भाई, पिथौरागढ़ वाले बताएंगे कौन से, पिथौरागढ़ से कौन सा गेम फेमस है। अपने अपने जिलों का नाम बताओ जहाँ भी तुम रहते हो, ये सारे के सारे पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर पेपर में पक्का सवाल बनने वाला कि कौन से एरिया तक कौन सा गेम प्रसिद्ध है। 13 जिले, 13 में तो पक्का एक सवाल बनाना तय है पूरा। समझ बात है, उन्होंने पूछ लगा कौन से जिले का कौन सा गेम फेमस है, पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ तक कन्फ्यूजन होने की टेंडेंसी बनी रहा है। पता लग गया? और तुम भी सारे देख लोगे जाके कौन से जिले से कौन सा गेम फेमस पॉपुलर हुआ। मैंने तुम्हारे लिए सवाल छोड़ दिया, बाकी सारे जिलों के बताओगे मुझे। ठीक है, वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है। 415 करोड़, 450, 450 करोड़ रुपए के आसपास लग रही है इसमें, लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास लगी। पता क्या हो, ऋषिकेश गए तुम? बताता हूँ, ऋषिकेश जाने के एक रास्ता, एक ही रास्ता जो मेन रोड से जाओ, मुझे दूसरा रास्ता भी पता है जहाँ को सिर्फ मैं ही गया, मुश्किल तो एक दो व्यक्ति गया होगा, मतलब वहाँ को बाइक जा, मैंने धोखे तो वहाँ को कार पर पहुँचा, पता नहीं किस तरह कर ले गया मैं वहाँ जाने में, लेकिन बहुत टाइम लगा उस रास्ते को। ऐसा लगा वास्को डी गामा के बाद ना मेरा नंबर आया कि नए रास्ते की खोज करने में। मतलब एक गाड़ी में जाएगा दिन में पेड़ पर चढ़ रहा था, वहाँ से मैं वीडियो देखी थी, मैं मेरी पेड़ पर चढ़ रहा था अंदर, उस रास्ते को नीलकंठ का नया रास्ता खोजा मैंने ऋषिकेश तक, पहले ही इधर हुई हरिद्वार से ही। समझ में आई बात? लेकिन पता क्या होगा अब तुम रोप पे से जाओगे, उड़न खटोले में बैठ कर जाओगे। समझ बात? या ऋषिकेश तक नीलकंठ तक जाओगे, रोप वे बनेगा, भारत का सबसे लंबा रोप वे बनने वाला। समझ बात है, 415 करोड़ रुपए की लागत से सबसे लंबा रोप वे बनने वाला। बैठो ऋषिकेश से उड़न खटोले में सीधा वहीं उतरोगे नीलकंठ महादेव पर जाकर। समझ की बात या, हम तो चाय पीने जाते हैं नीलकंठ महादेव पर, निकले थे यहाँ से हरिद्वार, पहुँच गए वहाँ से ऋषिकेश। समझ बात या, मन नहीं लगा तो थोड़ा और आगे भी चले गए, ऐसा करके चले जाते थे जब हम अपने ज़माने में जवान हुआ करते थे, जब की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक, चलो जाओ, चलो पता लग चुका है। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट द्वारा देश का पहला ग्रीन वे रोप वे, से ग्रीन रोप वे बोल रहा है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं होने का, इसे ग्रीन रोप वे नाम पता लगा क्यों रखा है इसका। ठीक है, रोप वे तो और भी है, ठीक है, लेकिन ये वो ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक का है, तो लगभग 450 करोड़ रुपये के आसपास की लागत है इसकी। ठीक, और बढ़ेगी या तो तय है, इतना लंबा रोप वे, कितनी अच्छी बात है, देख लो पता लग चुका है। आगे चलते हैं हमारे पास, तो अच्छा काम हो रहा है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा विकासखंड के स्तर पर, विकासखंड जानते हैं ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक लेवल के स्तर पर मॉडल गांव विकसित करने का निर्देश जारी हुए। ठीक, और ये अच्छी बात है, अगर आप गांव को मॉडल बना दोगे तो इसका मतलब आपने गांव को सुधार दिया। आपने तो पूरा लगभग 16,000 के आसपास गांव हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, और 16,000 गाँव को आराम से अगर सुधारा जाना तो सच में सुधारा जा सके। ठीक,
समझ में आई बात है। लेकिन सीएम एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, समझ में आ गई नहीं बात है। ऐसा थोड़ा है ना ये अकल ही नहीं है। उत्तराखंड की सरकार, सुन लो ध्यान लगा के, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ तुम। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ठीक है विकासखंड के स्तर पर मॉडल गांव विकसित करने के लिए गांव को मॉडल बना देंगे। वाईफाई की सुविधा वहाँ होगी, समझ एक बात, यहाँ वहाँ शौचालय भी उपलब्ध होगा, तुम वहाँ स्कूल भी उपलब्ध होगा, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो फिर क्या चाहिए, और नेट सबके लिए फ्री होगा गाँव के लिए। तो एक व्यक्ति को, एक इंसान को क्या चाहिए, ये तो चाहिए हमारे पास उसे, वही बात है। उसके बच्चे फ्री में पढ़ते होंगे, कल को उनके पेट में दर्द हो जाए फ्री में इलाज करवाने जा रहे होंगे, समझ में आई बात है। ये तो चाहिए, अच्छी सुविधाएं मिल रही होगी, वहीं आसपास ही डिग्री कॉलेज होगा, वहीं आसपास ही जो पीजी कॉलेज होगा, सारे कॉलेज वहीं आसपास ही मौजूद होंगे। बढ़ गया हमारे पास लोग मॉडल गाँव। लेकिन एक ब्लॉक के अंदर एक गाँव की बात चल रही है, कम से कम एक गाँव तो सुधरेगा, समझ में बात है। 95 ब्लॉक तो 95 गाँव तो कम से कम सुधरेंगे। 16,000 गाँव को ठीक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा पैसा, इनके पास मैनेजमेंट नहीं है ना, पैसे को पानी की तरह भागते हैं, हर आदमी को अपना पेट भरना, नहीं तो करने वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता, समझ में आई। 16,000 ही तो गाँव लगा दो एक बार, 16,000 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये लगाओ तो एक गाँव में, समझ गए। नाम आदर्श कृषि एवं उद्यान गाँव। उस एरिया में बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, नाम रखा गया आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव। हमारे पास बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, बागवानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी जानते हो, जैसे उसके अंदर आम के पेड़ लगा देना, तो बढ़िया वहाँ से पूरे एरिया में, पूरे एरिया की इकोनॉमी रन कर जा, समझ में एक बात। दूसरे फल फ्रूट के पेड़ लगा देना, इस तरह करके। और आदर्श गाँव हम यही कह रहे यही होगा आदर्श गाँव का मॉडल। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रियल इम्पैक्ट रैंकिंग के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया की एक लिस्ट निकाली गई, पूरी दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो, जिस तरह तुम्हारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बैक देती है ना, वो है ना, बैक दे दे के पैसा कमा रही वर्ल्ड। उसकी जानने वाला रिपोर्ट उसकी हो रहा हूँ ना मैं, उसका तो केस जानने वाला, केस फाइल करूँगा उसको। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रियल इम्पैक्ट रैंकिंग हमारे पास के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के 100 विश्वविद्यालयों में ये हमारे पास उत्तरांचल विश्वविद्यालय, यहाँ से मुझे कॉल भी आया था पढ़ाने के लिए, सही बात। ये हमारे पास उत्तरांचल विश्वविद्यालय, इस उत्तरांचल विश्वविद्यालय के अंदर इसे शामिल कर लिया गया, 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इसे शामिल कर लिया गया। ये स्विट्जरलैंड के द्वारा निकाला जाए, एक वो निकाला जाए, इंडेक्स निकाला जाए, उस इंडेक्स के अंदर जो 100 विश्वविद्यालयों के अंदर उत्तराखंड का भी एक विद्यालय, ये तो खुशी की बात है। भारत का दूसरा भी नया, कम से कम उत्तराखंड के अंदर उत्तरांचल विश्वविद्यालय था, लेकिन फीस बहुत महंगी नहीं की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कभी सरकारी समझ लो, समझना ये बात है। भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम का चयन हुआ महक चौहान का, उत्तरकाशी की रहने वाली, अगर पूछ लो तो समझ बात है। भारत की महिला टीम, उत्तराखंड की कोई महिला जा रही टीम, महिला टीम के अंदर जा रही, नाम है महक चौहान, उत्तरकाशी की रहने वाली, ठीक है। उत्तराखंड राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हमारे पास के रूप में किसे चयनित किया गया, अजय सिंह को। उत्तराखंड देखो हमारे पास ये कितना इंटरेस्टिंग है, हमारे पास हिम कास्ट, कास्ट माने लकड़ी हो, हिम माने क्या हो, पहाड़, बर्फ़ हो, ठीक है। तो मतलब जो तुम पहाड़ों के ऊपर जाओगे वहाँ तो जंगल ही जंगल, और जब जिस एरिया में जंगल होगा तो उत्तराखंड हमारे पास विकास निगम है, तो जो निगम है ना, निगम बोलो तो उत्तराखंड का निगम, तो इनका काम है जो लकड़ी है उसकी रक्षा करना, लकड़ी को जो हो सेव करके उस पर ना, अब तो उस पर चल रही चिप लगा कर लकड़ी की। एक लकड़ी का लट्ठा बताओ इतना बड़ा कितने का होगा, इतना मोटा होगा, इतना बड़ा होगा, तो कितने का होगा। लकड़ी पर डिपेंड करो, कोई 5,000 का भी है, कोई 10,000 का भी है, समझ ही बात है, ठीक। इतनी महंगी हो लकड़ी, सरकार उस पर चिप लगाने की बात भी कर रही है। अब इस लकड़ी की ट्रैकिंग करी जा, चिप लगाने की, लकड़ी की निगरानी रखी जा सके, पल पल में रिपोर्टिंग दी जा सके, ठीक। उनके लिए एक ऐप बनाया हमारे पास, ये हिमकास्ट नाम करके उत्तराखंड विकास निगम के द्वारा ऐप बनाया गया है, मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च करा रजत जयंती पर मुख्यमंत्री आवास परिसर को 3D गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 60 एकड़ की भूमि को लगा रहे ताब तोड़ पैसा आगे, क्योंकि अगले साल फिर जो नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो उनके आवास में पैसा लग रहा है। यहाँ से जनता तो कोई लेना देना नहीं है, उनका आवास 60 एकड़ का बढ़ा दो और लगाओ, 3D गार्डन बनाओ और फैसिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, मजा लो। मीडिया सेंटर भवन बनाने की घोषणा चल रही कहाँ, हल्द्वानी में। उसके बाद आ जाओ उत्तराखंड में गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट हुआ, कहाँ हुआ, नैनीताल पर हुआ,
याद रखना है, जब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे ना वहाँ तुम्हारे सामने क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। पता लग गया ना एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे लगाने, उत्तराखंड के मई मंथ के करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन। समझ में आई बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। हिमालय प्रहरी सम्मान 2026 के विजेता कौन है, भी सवाल पूछा जा सकता आपसे। ठीक, ये है हमारे पास कौन, 2 व्यक्ति है, एक तो कमला पाठक, एक दयाल सिंह भंडारी। 2 व्यक्तियों को नाम याद रखना। सबसे पहले का नाम धूप सिंह नेगी है। जो हिमालय प्रहरी सम्मान 2026 किसे मिला था, सबसे पहला ये धूप सिंह नेगी को मिला था 2022 में। पहला 2022 की शुरुआत हुई इसकी। हिमालय प्रहरी सम्मान 2026 को किसे मिला, कमला पाठक और दयाल सिंह भंडारी को। समझ बात है। अगर पहला पूछा धूप सिंह नेगी 2022 में। ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, यूओयू की ओर से फिल्म बोध ऐप लॉन्च किया गया। यूओयू क्या है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो मैं कह रहा था ना तुझे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स करना हो, ठीक है, ऐसा करके मैंने भी बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं वहाँ, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। समझ की बात है। ठीक, तो राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से एक ऐप लॉन्च करा गया, फिल्म बोध ऐप हमारे पास, यूओयू। अब बुलाया किसने गया था, गुरमीत सिंह जो राज्यपाल उत्तराखंड के। ठीक है, क्यों, वित्तीय साक्षरता को सरल और व्यावहारिक बनाया जा सके, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। अभी वित्तीय साक्षरता क्या हो, वित्तीय साक्षरता से कहते हैं कि जो हर आम आदमी को भी जो बैंक की जानकारी हो जाए, पता रहा है सो यूपीआई क्या हो, गूगल पे क्या हो, फोन पे क्या हो, पेटीएम क्या हो। समझ में आई बात है। कौन सी साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके, वित्तीय साक्षरता को। तुम मेरे होते तो पढ़ो क्या लिखा हुआ, बद्री गाय के संरक्षण के लिए एवं संवर्धन हेतु विशेष रिसर्च सेंटर भराड़ी साइड में बनाया गया। भराड़ी साइड कहाँ पड़े, चमोली के अंदर। समझ की बात है। पता लग गया क्या, कहाँ बनाया गया सेंटर। एक गाय है बद्री गाय, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। ठीक है, दूध देने वाली बढ़िया गाय हो, पहाड़ में लगी है, इसके संरक्षण के लिए और उसके संवर्धन के लिए, ताकि उसको बचा कर रखा जा सके और उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक सेंटर बनाया हमने भराड़ी साइड के अंदर। भराड़ी साइड कहाँ पड़ा, चमोली के अंदर। प्रथम रोस्किन बॉन्ड महोत्सव 24 मई 2026 कहाँ आयोजित करा गया, पूछा जाए तुमसे तो कहाँ आयोजित करा, देहरादून। लेखक गांव है हमारे पास देहरादून के अंदर। ठीक है, भारत का पहला लेखक गांव है देहरादून के अंदर। लेखक राइटरों के लिए शांत जगह बहुत लिखने के लिए। अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ लेकिन जाऊँगा जरूर। उद्देश्य कहानी, इसका उद्देश्य क्या है हमारे पास, रोस्किन बॉन्ड महोत्सव 24 मई 2026 को जो आयोजित करा गया, इसका उद्देश्य क्या है, कहानी को और रचनात्मकता को और संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके। बहुत सारे लोग जिन्हें कहानियाँ सुनने में और कहानियाँ बताने में इनमें सही बात है, रचनात्मकता का शौक हो, जिन्हें इन कहानियाँ का, कविताओं का, पोइट्री का, साहित्य का, जो साहित्य के प्रेमी व्यक्ति हो, साहित्य इतिहास प्रेमी व्यक्ति हो, संस्कृति को, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस तरह का महोत्सव आयोजित करा गया है। कहाँ, लेखक गाँव हमारे पास कहाँ से, वो देहरादून के अंदर, विकासनगर के आसपास। पद्म विभूषण हमारे पास 2026 किसे मिला, भगत सिंह कोश्यारी को मिला। ये 2000 से लेकर 2001 के बीच में मुख्यमंत्री भी रह सके उत्तराखंड के। समझेंगे, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, बागेश्वर के। ठीक, इसे पढ़ो। चौथा, पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकारिता पुरस्कार। एक अभी यूट्यूब खोल कर देखना, 12 मैसेज करके एक चैनल है, 12 मैसेज करके। ठीक है, 12 मैसेज करके राहुल कोटियाल जो बहुत अच्छा एपिसोड लेते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं और सच में उस पर एक हफ्ते में एक शो भी लेकर आते हैं। ठीक है, उसे शो लेकर आते रहते हैं और उत्तराखंड की न्यूज़ को बहुत अच्छा करके बताते हैं। तुम चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर तुम्हें जो क्रिटिसाइज वाले पॉइंट देखने हैं गवर्नमेंट की, क्रिटिसाइज का मतलब वही है कि अगर गवर्नमेंट की नेगेटिव साइड देखना तो कि गवर्नमेंट कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तुम राहुल कोटियाल सुन सकते हो, पत्रकार में यूट्यूब पर चैनल देखोगे, उनका चैनल का नाम है बारहमासा। क्या नाम है, ठीक। कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा इन्हें पत्रकारिता के मामले में पुरस्कार दिया गया। पहला इसे मिला था जय सिंह रावत को, अगर पहला पूछे तो ये पुरस्कार पहले मिला था जय सिंह रावत को। अभी की राहुल कोटियाल को, चैनल बताया मैंने यूट्यूब बारहमासा कर, बहुत अच्छी देते हैं, हिंदी में देते हैं न्यूज़। समझ में ये बात है, सर्च करके देखना। अब मई मंथ का करंट अफेयर खत्म होगा, 22 न्यूज़ मैंने तुम्हें पढ़ाई, बहुत इतनी न्यूज़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैंने वही बताई। अगर जो बच जाने वाली इस नोट तो अगर छूट जा तो एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाने वाला। शायद कुछ भी ना छूटता, फिर शायद कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका बहुत ज़रूरी हो। तरीकों को कहीं नहीं बात होती, बहुत कम बात हो। हम ये बस देते हैं ये सिलेबस है, ये ऐसा, ये पढ़ते हैं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तरीका तो कोई बताता ही नहीं ना। बताओ, आज तो तुम बताओ किस तरह पढ़ना, वो कहाँ बताया गया, कहीं भी नहीं बताया गया। बस पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। तरीके पर तो बहुत कम बात होती है, तो मैं तो तुमको तरीका भी बताया कि कैसे पढ़ना। जून मंथ का करंट अफेयर हमारे पास, अच्छा जून मंथ के करंट अफेयर में
ठीक, एक इस कार्यक्रम को देखो कितना इंटरेस्ट, इस आगे मैंने क्या कर रखा, आगे मैंने ये कर रखा कि जो सारा का सारा अपडेट भी कर रखा, कैसे अपडेट कर रखा है ये भी समझ लो, कैसे अपडेट कर रखा है, जो चीज़ उसके बैकग्राउंड में रही होगी उसे भी साथ साथ लिख दिया, और साथ साथ सुनूंगा भी, इसलिए ध्यान से बैठ रही है सारे के सारे, सबसे सुनूंगा, देखना बात। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, अच्छा साक्षरता की बात हो रही पढ़े लिखे लोगों की, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हुआ, उत्तराखंड का पहला 6ठा स्थान मिला। उत्तराखंड पूरा का पूरा साक्षर हो चुका, 2% लोगों को छोड़कर उत्तराखंड में सारे लोग पढ़े लिखे हो चुके, समझ बात, 2% लोगों को। अच्छा पढ़ाई लिखाई के स्तर का मापने का इनका पैमाना भी तो बहुत कमाल का, देख लेना ये पढ़ाई लिखाई किससे पढ़े लिखे व्यक्ति मानते हैं, जो छोटी सी भाग जोड़ गुना घटा कर लेता, और दूसरा हिंदी की किताब पढ़ लेता, मतलब छोटी रीडिंग में से कोई दिक्कत नहीं होती, इनकी नज़रों में वही पढ़ा लिखा हो। मेरी मम्मी 5वीं पढ़ी था ना, तो वो भी कर ले, लेकिन यार क्या सही रूप से पढ़ी लिखी हो, मुझे लगा इन्हें अपने मापने की चीज़ों को पैमाने भी बदलने जो होंगे, ये भी बहुत पुराने हो चुके, उसमें भी बदलाव करना होगा, इंडेक्स में भी। जब आप किसी चीज़ को ले रहे हो, क्या वेटेज ले रहे हो किस चीज़ का मापने के लिए, फिर पता लगेगा ऐसे बस दौड़ में लगे हुए, देखो देखो बस 2% रहेगा, 2% रहेगा। हमारे यहाँ बदलाव तो हो रहे जानबूझ कर, सरकार अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, मात्रात्मक हो रहे, गुणात्मक नहीं हो रहे। बदलाव वही हो किसी भी सरकार के अंदर जो गुणात्मक बदलाव हो, गुणात्मक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव रिफॉर्म होने चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए गुणात्मक। समझ में आएगी बात क्या? यहाँ सब आंकड़ों में रहा सब, देखो सुधर का तुम्हारा उत्तराखंड भी 6ठे नंबर पाएगा। इससे पहले बहुत सारे राज्य होंगे जहाँ जिनके यहाँ साक्षरता होगी। जब भी हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो इसका मतलब वहाँ सब लोग पढ़े लिखे होंगे। अब पढ़े लिखे क्या होंगे, जो मैंने तुम्हें बताया पढ़े लिखे होने का मतलब क्या हो भारत में। कभी तुलना करके देखना दूसरे देशों से कि वहाँ उनके वहाँ मापने का पैमाना क्या है, हम कैसे मान लेंगे उनके वहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, और हमारे यहाँ की तुलना करके देखना, चाहे AI से ही पूछ लेना। मिजोरम सबसे पहला राज्य था हमारे पास, मिजोरम जो सबसे पूर्ण रूप से साक्षर था, ठीक है, पहला सबसे पहला राज्य। इस टाइम उत्तराखंड 6ठे नंबर पाया करी। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास गोवा था, सारे लोग पढ़े लिखे। चलो गोवा को तो मान सकते हैं, भारी लोग भी आगे जाकर वहाँ बस रहे, और पूरा शहरी इलाका होगा। गोवा भी 2 नॉर्थ एक साउथ वाला, दोनों में गया हुआ हूँ मैं, दोनों में एयरपोर्ट, समझ में की बात है। तो वहाँ तो लगभग सारे भारी लोग रहते हैं, तो इसे तो चलो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। अब हमारे पास 5वें नंबर का सिक्किम होगा, और 6ठे नंबर पर हमारे पास उत्तराखंड का स्थान है, 2% लोग बसे हुए। अगर तुमसे पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन सा जहाँ सारे लोग पढ़े लिखे, वो लद्दाख है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आप। लेकिन जब आपने साक्षरता दर की बात करी थी, तो हम 2011 के आंकड़ों से पेपर में कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब तक नई जनगणना अभी हुई नहीं पूरी कंप्लीट, उसके आंकड़े फिर बाद में प्रकाशित होंगे, फिर कई साल तक वहीं चलते रहेंगे, 10-11 साल तक। अभी हम 2011 के आंकड़े उठा लेते हैं, पेपर में भी वही पूछे जाते हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार तो उत्तराखंड के राज्य पाते हैं। अगर तुमसे पूछो उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी, 74.4%। अगर तुम पूछो उसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे, पुरुष 83, पुरुष की साक्षरता दर कितनी, 84.3%, और महिलाओं की कितनी, 64%, 64.1% हमारे पास। याद रहेगी बात। अगर मैं पूछा ऐसा कौन सा जिला जहाँ सारे लोग पढ़े लिखे, ये नैनीताल वाले, ये नैनीताल वाले 81.2%। प्रथम पढ़ाई लिखाई करने के मामले में, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का स्तर तुम जानते हो क्या हो, आप कौन से व्यक्ति को पढ़ा लिखा मानते हो? मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं और इस तरह बात करते हैं जिस तरह अनपढ़ जाहिल लोग बात करते हैं, जो दोनों के सोच के व्यक्ति हो। मैं सोचता हूँ फिर उन लोगों को ना पढ़ता तो ज़्यादा ठीक था। समझ में आइए ना आपके? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी टोटका किया कराया आदि पर भरोसा करते हैं। कर रखी MSc, बैठी हुई पंडाल में जाकर, तो इसे पढ़ा लिखा कहोगे तुम? जाकर बात कर रही है एस्ट्रोलॉजर से, तो ये पढ़ा लिखा हो। दूसरे नंबर पर कौन सा, चमोली। कभी 4 जिलों के नाम पूछते साक्षरता दर में, इतना भी बेरहम नहीं होने का। और 4 जिलों के नाम पूछने का पहले का जरूर याद रखियो। और उसकी साक्षरता दर, और ये और वो 74%, 74.4% रट्टा मार लो। उत्तराखंड का साक्षरता दर कितनी, समझ गए? जब साक्षरता दर की बात आई थी तो सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दिया, इसमें आपका ही फायदा होगा। अच्छा सर आप बताओ, हाँ सर कुछ और न्यूज़ बताओ। उत्तराखंड की लीची को हम निर्यात करके लेकर गए, एक्सपोर्ट करके ले गए, कितनी अच्छी बात है। उत्तराखंड का कोई प्रोडक्ट हम बाहर लेकर जा रहे हैं। देहरादून की जो लीची है ना, उसे बाहर लेके चले गए इटली के अंदर। इटली तो मुझे याद आया प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड, सॉरी मेलोडी जो लीची पसंद है उससे, ठीक। मोदी जी धोखा दे दिया यार, बताओ। मैं चॉकलेट दी खेल रहे, और हम यहाँ ऐसे कट रहे, सिंगल काट रहे। चलो उत्तराखंड की
लीची की खेप किस देश को निर्यात करी गई? इटली को। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ तुम? उसके बाद चले जाओ हमारे पास सेब। मुझे डर है कहीं, चलो ये न्यूज़ तो आती कि किस देश को निर्यात करी गई? इटली को। समझ में नहीं बात? या तो बड़ी बात हो, कोई उत्तराखंड का प्रोडक्ट बाहर निकाल कर लेकर जा रहा, बाहर के लोग भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भारत में पैसा नहीं आता, रुपया नहीं आता, डॉलर आता, डॉलर। भारत का फॉरेक्स बढ़ जाता। समझ नहीं बात? या चलो सर एक बात बताओ सर, थोड़ा सेब के बारे में बता दो। सेब के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ सेब पैदा हो रहा है उसका नाम हमारे पास उत्तरकाशी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो सामानों का ध्यान रखते हैं, बाहर बेचते हैं, एक हमने एजेंसी बना रखी है, उसका नाम है एपिडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद बताओ क्या हमारे पास इसे डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते, एजेंसी बोलते हैं इसे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी हमारे पास। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। एपिडा नाम की संस्थाएं बना रखी है हमने, ठीक है, एक एजेंसी बना रखी है एपिडा नाम की। तो यही हमारे पास ध्यान रखती है कौन सी चीज़, कौन सा सामान एग्रीकल्चर का बाहर बेचा जा रहा है। नाम शुरू में ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिर हमारे पास एक्सपोर्ट निर्यात कर करें, एक डेवलपमेंट, उसके बाद अथॉरिटी एजेंसी बना रखी। समझ गया? नाम है एपिडा, कीड़ा नहीं एपिडा। समझ में आई बात? यार चलो, उसके बाद मुझे ना डर था कि कहीं चाहे पर सवाल ना पूछ ले। देखो हमारे पास सेब के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस है? उत्तरकाशी के अंदर हरसिल जो स्थान है वो सेब के लिए बहुत फेमस है। हरसिल वैली, वहाँ कुछ दिन पहले जो बादल भी फट गए थे पिछले साल। समझ आई बात? है खीरगंगा नदी में, ठीक। उसके बाद एप्पल मिशन एप्पल भी चला रहा है, तभी सेब के प्रोडक्ट उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके। मिशन एप्पल भी चला रखा है। सरकार बहुत काम करती है कागजों में, ठीक है। ये क्या है? चाय हमारे पास, चाय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चाय तो बार बार सवाल पूछ जाते हैं। अगर तुमसे पूछो जो चाय है वो कौन सी फसल है, किस तरह की फसल है, कौन सी जलवायु की फसल है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है हमारे पास। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है तुमसे कितने से लेकर कितने सेंटीमीटर से वर्षा चाहिए? हमारे पास 250 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास से वर्षा चाहिए। याद रखिए बात। या पता लगा कौन सी वर्षा चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए? 200 से लेकर 250 से लेकर 200 सेंटीमीटर। सबसे पहली बार पढ़ा कब हुई थी हमारे पास? या 1830। मुझे सवाल पता क्या है? सवाल यूँ पूछा जा सकता तुमसे, चाय की सबसे पहली फैक्ट्री उत्तराखंड में कहाँ लगाई गई थी? 1843 में लगाई गई थी, गडोली में, पौड़ी के अंदर। हमारे पास यही पूछा हुआ भी पेपर में एक सवाल ही, ठीक है, सभी सावधानी में पूछा हुआ है। 1843 में पहली फैक्ट्री लगाई थी गडोली के अंदर, पौड़ी के अंदर हमारे पास। मुझे तो डर है कहीं ये ना पूछे चाय से रिलेटेड चाय विकास बोर्ड कब बना था? 11 फरवरी 2004 को। इसलिए नोट्स बड़ा काम का होगा। मैंने केवल वही न्यूज़ निकली करी जो पेपर बने, वो जो मतलब रिसेंटली वाली न्यूज़ थी, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी उठा कर लेकर चला है, ठीक है। मैं मेहनती जागत हूँ, समझ गए? आगे चलो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब आप कृषि की बात कर ही रहे तो आप ये बताओ ना, कृषि नीति कब आई थी? नीति तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ बहुत सारी योजनाएं चलाई जा, तो नीति एक लंबे समय के लिए आती है। जब भी आती है, उत्तराखंड की जो पहली कृषि नीति आई थी 2011 में, 2011 के बाद दूसरी जो कृषि नीति आई थी 2018 में, अब तक यही चल रही। मेरे को तो इस बात का भी डर है। पता है किस बात का डर है? किसान रत्न सम्मान जो पुरस्कार मिलता है, किसान रत्न सम्मान पुरस्कार, वो कब शुरू हुआ था? 2010 में। इसका पूछा ना पूछा, लेकिन नीचे 2 स्कीम लिखी हुई, इन्हें पक्का पेपर सवाल पूछा। एक तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2018 था। हम किसान, जितने भी किसान हमारे, उन्हें 6,000 रुपये दे रहे थे साल में, 3-4 महीने के दौरान, 4 या 12 हो, हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये उनके खाते में डालती है सरकार, जितने भी किसान भारत के अंदर। तो हमने एक स्कीम चला रखी है, उत्तराखंड में भी चली रही है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री, फिर किसान, फिर उनका कर रहे हम सम्मान, फिर दे रहे हैं उन्हें निधि। निधि का मतलब फंड, फंड का मतलब वो धन। निधि योजना कितने रुपए दे रहे? 6,000 रुपये। कब से शुरुआत हुई थी उसकी? 2018 से। 2019 तक पैसे मिलने स्टार्ट हो गए थे, समझ गए। लेकिन मुझे तो इस बात का भी डर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह 12 दिसंबर 2019 से शुरू हुई। 18 से लेकर जो 40 साल के किसान हैं, देखो सरकार कभी नहीं बताने कि सरकार के पास घाटा और उसे पैसे की जरूरत है, वह नए टूल से निकालते रहा है। अगर तुम इकोनॉमिक सही से समझते हो, जैसे मैं इकोनॉमिक बहुत अच्छा समझता हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी रहा हुआ, तो सरकार कभी नहीं बताती, तो नई स्कीम ला देती है। और सरकार पता क्या कहती है? तुम इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करो। सरकार जो भी किसान 18 से 40 साल का, वो एक काम करो, अभी से पैसे जोड़ने शुरू कर दो। उन्होंने कहा कितने महीने पर अगर तुम जोड़ोगे ना, 35 से लेकर 200 रुपये के बीच में, कुछ भी 40, 50, 60, 100 जितने भी थारे बनने, 150 महीने वाइज जमा करते तो मेरे पास आया कर। पता कितने साल बाद आना तुम आना 60 साल बाद, तुम 3-3 हज़ार रुपये महीना देंगे।
समझ बात, पता तुम 60 साल बाद रहोगे नहीं रहोगे। ऐसे प्रीमियम राशि मांगती, प्रीमियम राशि मांगती है सरकार, ऐसा कर कर। तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ये 2019 में चलाई थी सरकार ने। ऐसी ऐसी स्कीम चलाती रहती है सरकार। क्यों? सरकार को चाहिए पैसा, और चुपचाप तो बताने की सरकार कि मैं घाटे में हूँ, तो ऐसी ऐसी स्कीम लाती रहा। किसानों को लगा अच्छा ये तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा, चाल खेलती है। इस बात को, चाल को हम तो समझ जाते हैं, तुम तो समझते नहीं, क्योंकि तुम कौन हो? वो एक साथ बोले स्वर में तब, हाँ सीधे हो गए ना। सुन लो, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस अवार्ड स्टेट पुलिस को मिला, कहाँ की? उत्तराखंड की हमारे पास। इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस। ये पता क्या है, जब आप पासपोर्ट बनवाओगे ना, देहरादून में जाकर उनका पासपोर्ट ऑफिस है, जब भी आपको बाहर जाना हो, समझना ये बात है, जैसे मैंने बनवाया, तो फिर वेरिफिकेशन हो, तो वेरिफिकेशन करने के मामले में पुलिस का काम हो वेरिफिकेशन करना, ये बंदा वहाँ का रहने वाला अभी है नहीं, से जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो इनका मानना उत्तराखंड की पुलिस फास्ट काम कर रही, इसलिए उत्तराखंड की पुलिस को अवार्ड दे दिया। सही बात है, पासपोर्ट के मामले में समझ बात है। उन्होंने बताया घर आकर पता कितने रुपये मांगा, कागज वेरीफाई करेंगे जब 500 रुपये देगा, तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चल अच्छी बात है। ये शूटर कोच है जसपाल राणा, 49 साल के थे, बहुत कम उम्र में चले गए। मनु भाकर, तो मुझे ले गए, मनु भाकर करके इसका नाम है उनका। पिछले साल जो राहुल गांधी तभी मिली थी, पीएम मोदी ने शाबाशी भी दी थी उसे, गोल्ड मेडल ले गई थी मैं। अब आजकल भी चर्चाओं में, पता ही नहीं होगा, अनपढ़ हो ना सारे के सारे, किताब को तो कुछ पढ़ना लिखना तो तुम है नहीं। उसके कोच भी यही रहे, जसपाल राणा ही, समझ बात है। जसपाल राणा, ठीक है, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, नैनबाग के अंदर हमारे पास। अभी इनका निधन होगा, ठीक, बहुत अवार्ड मिले हुए ना इन्होंने, ओलंपिक में पदक भी जीत रखा है, और यहाँ भी बहुत अवार्ड मिले थे ना। यार जसपाल राणा कहाँ चले गए? हाँ है जसपाल राणा है। जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जावा। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ, ये भी पूछा जा सके तुमसे। समझ बात यार। चलो, जब आप सर स्पोर्ट की बात कर रहे हो तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बताओ ना, क्यों बदतमीजी कर रहे हो आप? अच्छा लो भाई, हम तो नौकर ही ना आपके। उत्तराखंड की खेल नीति 2001 में आई थी, कि सब पेपर में सवाल पूछ ले। पहली खेल नीति, नई खेल नीति जो 30 नवंबर 2021 को आई, प्रत्येक जिले के 200 खिलाड़ी को हम 2,000 रुपये देंगे। ये भी पढ़ाया होगा तुम, स्पोर्ट वाली क्लास में पढ़ा रखा, नहीं पढ़ा रखा, ठीक। एक स्कीम और चल रही, उसमें जो 300 रुपये मिलेंगे दिखा शायद। एक और स्कीम, इस स्कीम में उद्यमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना हुआ, उद्यमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना इसी नीति के तहत चलाई हुआ है, नई खेल नीति 2021 वाली के तहत ही। क्या हो रहा है ना यार, 2,000 रुपये में क्या हो रहा है खिलाड़ी का, सोचते हो? हम ना, हमारे खिलाड़ी इसलिए नहीं पीछे है कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक व्यक्ति ऐसा हो, मतलब जंपिंग करता है, ऐसे करके जाते हैं ना, वो तो लेके ऐसे पाइप से जाते हैं, फिर ऊपर को कूदते ऐसा करके, वो बेचारा उन पाइपों को रिक्शा में लेके जा रहा है, ई रिक्शा में लेगा। इतना बड़ा खिलाड़ी, नेशनल लेवल का हो, इतना तो बुरा हमारा हाल है। मैंने तो वहाँ भी बताता हूँ, खेल बढ़ाते वक्त ही बताया होगा, हमारे यहाँ खेल, कहने की बात है यार, खेल लोगे कूदोगे, बनोगे नवाब, बनोगे खराब, बनोगे नवाब, ऐसा करके। तो यहाँ खेल को कौन ध्यान देते हैं? जब भी हम खेलने बाहर जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें पीट कर लेके आते थे, क्योंकि तो आज मेडल नहीं आ रहे, कहाँ तक मेडल? नहीं तो क्या कमी थी, मैं बहुत अच्छा दौड़ता था, भागता था, कितनी बार मैं घर से भागा, समझ की बात है, कितनी बार घर से भागा मैं, कितनी बार, अभी भी घर भाग जाता हूँ, और देख लो, और एक भी मेडल नहीं है। कारण क्या है? मेरी मम्मी वहीं से लेके आती थी, खड़वा लाती थी उठा के। देखो अभिनव बिंद्रा हमारे पास यहाँ तक हो गया ना भैया, हाँ, खिलाड़ी हमारे पास अभिनव बिंद्रा, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है, क्योंकि जसपाल राणा से संबंधित है ना, गोल्ड मिला हुआ, पहला भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, जैसे एक कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे गोल्ड मेडल मिला हुआ, पहला, सबसे पहला यही था। देहरादून का रहने वाला, देहरादून का ना, अभिनव बिंद्रा देहरादून का, याद रखिए बात यह। जसपाल राणा हमारे पास कहाँ का? उत्तरकाशी का, ठीक है, और कोच भी रहा हो किसका? मनु भाकर का, जो शूटिंग में मेडल ले गई थी शायद। गौरादेवी सम्मान 2025 के लिए चयनित हुए पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं, शंकर सिंह भिष्ट नाम इनका, अल्मोड़ा के रहने वाले व्यक्ति। इन्होंने 50 से अधिक नौले ध्यान रखे। नौले पता क्या हो तुम? पढ़ा नहीं उत्तराखंड अभी, जहाँ पानियों को संरक्षित कर रखा है, पानी को बचाने के लिए। पहले जो उत्तराखंड की परंपरागत पद्धतियाँ पानी के संरक्षण के लिए, लोग वहाँ पानी भरते थे, पीते थे वहाँ से ही जाकर, देखना आगे जाकर, मैंने वीडियो में पढ़ा रखा आगे अच्छी तरह।
डायग्राम के जरिए। और 200 से अधिक क्षेत्र हमारे पास खाल, समझ बात किया, खनकिया हमारे पास, ये भी वही है स्थान है जहाँ पानी को संरक्षित करके रखा जाए। उन्होंने इनके लिए काम करा। संरक्षण, ये शंकर सिंह बिष्ट ये वह व्यक्ति है, इसलिए इन्हें अवार्ड मिला गोरा देवी सम्मान। गोरा देवी में ही चिपका आंदोलन वाले गोरा देवी भी, समझ गए। जोशीमठ के मलारिया क्षेत्र के अंदर 14,000 फीट की ऊंचाई पे एक यो ना, यो एक आत्मघाती ड्रोन, इसका प्रक्षेपण करा गया, इसकी टेस्टिंग करके देखी गई। अब जोशीमठ में तो हमारे पास पता क्या हो, ठंड ज़्यादा हो, ठीक ठाक तापमान शून्य से नीचे भी चला जा, ठीक, इस स्थान पर जो, तो यहाँ जो कम तापमान पर, वैसे तो इसका प्रक्षेपण मतलब इसे लॉन्च करा हुआ, मतलब इसकी टेस्टिंग करी गई थी पोखरण में, राजस्थान के पहली बार पोखरण में। और ज़्यादा जितने भी टेस्ट हो ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो, रेता रहता हो, अगर कोई रॉकेट राकेट गिर गया तो बहुत रेते में गिरेगा, जाकर आसपास कोई जनसंख्या भी नहीं होती। लेकिन यहाँ चमोली में क्या करना है, जोशीमठ में फिर यहाँ तो आबादी भी रहा इस एरिया में। हम जो हमारे पास ड्रोन क्या है एक प्रकार का, मान लो सामने तो कोई मिसाइल आ रही, वो मिसाइल जो उसको वहीं का वहीं हवा में नष्ट करता। तो हम सोच रहे थे अगर हम पता लग रहा है कि उत्तरकाशी के यहाँ चाइना वाले पल्ली तरफ तो मिसाइल फेंकनी स्टार्ट कर दे, तो हम अपनी मिसाइल वहाँ तो थोड़ा नहीं छोड़ देंगे राजस्थान तक। तो हम देख रहे थे चेक करके वहाँ जोशीमठ में कम तापमान में ठंडे वातावरण में भी वहाँ काम कर जाएगी हमारा, जो समझ में एक बात, जो ड्रोन हमारा ठंडे वातावरण में भी काम कर जाएगा। इसलिए हमने यहाँ तो लॉन्च करके देखा हो, उसका नाम पूछ सकता था। ऐसी समझ में बात में क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कोनो दिक्कत छो, साधारण भाषा में पता नहीं चाहिए ना बड़ी बात, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वायु अस्त्र एक हमारे पास आत्मघाती ड्रोन हमारे पास, ये लोनार्वी करके नाम है, लोनार्वी कहते हैं, 2-3 नाम है इसके, समझ एक बात पता होना चाहिए। अच्छा ये हो कि कोई मिसाइल आ रही है ना, ऐसा करके उसे रोक सको। तो ये जो ड्रोन है, इसकी जो हमारे पास इसकी टेस्टिंग हुई, वो टेस्टिंग हमने ठंडे तापमान पर, कम तापमान पर भी करके देखी कि उसके उपकरण कम तापमान पर भी काम कर रहेगा। क्योंकि हमला तो पहाड़ के पीछे से भी हो सकता, जहाँ बड़े बड़े हमारे पास जी हिमालय पर्वत हैं और चाइना तिब्बत वहाँ नहीं है हमारे पास। क्यों जी, सही बात है गलत बात है? ये एक तो कंपनी और एक भारतीय सेना, दोनों ने मिलकर इस चीज़ को लॉन्च करा हमारे पास। वायु अस्त्र एक को हमारे पास आत्मघाती ड्रोन। MCQ क्वेश्चन लगा लोगे ना, आज ही लगाने जाकर बोलो हाँ ना, एक स्वर बनी बोल रहे तुम, तुम्हारे अंदर वो उत्तेजना नहीं है जो पहले के बच्चों के अंदर हुआ करती थी। कोरोना तो पहले के जो बच्चे थे ना, उनके अंदर इतनी उत्तेजना हुआ करती थी, उनके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, समझ बात है, और भी शांति से बैठ कर सुनते थे। तुम ऐसे लगो तुम्हारे पास फ़ोन हो तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया, यही तो तुम्हारा वहम है। अब देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन करने के बाद लॉन्च कर दी गई एक पुस्तक, क्या कहते हैं इस किताब को, आप जैसे लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग, एक परीक्षा वाली किताब नहीं पढ़ी जा रही जिन पर, मैं इन पुस्तक की समझ रहे ना तुम, उस किताब को पढ़ेंगे। पुस्तक को पढ़ने के बाद किस चीज़ के प्रति जागरूक होंगे, इस चीज़ के प्रति जागरूक, ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। हटाओ ना यार ये कोयले वाली बिजली, भारत में 60% बिजली कोयले से बननी, बर्बाद कर दिया भारत को। कब तक कोयला हम बाहर से लेके आते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेके आ रहे, पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है, सारे में पोल्यूशन हो रखा है। नहीं करनी। उत्तराखंड में मुझे बिजली चाहिए, स्वच्छ बिजली चाहिए। एक काम करते, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, वो जो PM सूर्य घर योजना चल रही है ना, वाह, इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को बढ़ावा दिया जा सके, ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो हो स्कीम, किताबें, बहुत चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ताकि कोयले को रिप्लेस करा जा सके। ये बिजली जो हमारे घर में पहुँच रही है ना, ये ग्रीन बिजली हो सके, ग्रीन ऊर्जा हो सके। बिजली को हम ऊर्जा भी कह देते हैं, समझ में की बात है, पूजा नहीं ऊर्जा, ठीक है, पूजा का नाम लेकर बार बार, समझे। सौर जागरूकता सुन लो यार, सुन लो। नवीकरणीय ऊर्जा नीति का भाई, नवीकरणीय ऊर्जा पता लग गया। नवीकरणीय ऊर्जा इसका मतलब ऐसी ऊर्जा चाहिए जिसमें कोयला ना हो, समझ बात, प्रदूषण ना हो। नवीकरणीय ऊर्जा नीति लेकर आए 2018 में, पहली बार पूछा जा सके। सौर ऊर्जा नीति लेकर आए हमारे पास 2023 में, मार्च 2023 में, समझिए। दोनों सवाल बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक उरेडा भी है हमारे पास, है उरेडा एजेंसी हमारे पास, ये भी एक प्रकार की, ये भी ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देती है। 2001 में बनी थी। कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को लीज पर भी ले सकता है। 2023 की जो नीति आई ना, 2023 की नीति, इसमें क्या रखा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति, मतलब हमारे पास इंडिविजुअल व्यक्ति सरकारी ज़मीन को ले लगा और उस स्थान पर सोलर पैनल लगा। सरकार इतनी अथॉरिटी दे रही है, सरकारी ज़मीन पर तुम सोलर पैनल लगा लो, लीज पर ले लो, पट्टे पर ले लो, कुछ समय के लिए किराए पर ले लो, ज़मीन नहीं है तुम्हारे पास, इस तरह तुम बिजनेस भी कर सकते हो। क्यों चाह रही सरकार, पता लग गया ना। सरकार चाह रही जो हम बाहर से कोयला खरीद कर लेके आ रहे हैं ना, वो नहीं लाना पड़ा, वो तभी होगा जब हम अपने घरों को सोलर पैनल लगाएंगे। और बिजली पे तो खंभे जो कट मार के चला रहे हैं, तो ये बंद होगा नाटकबाजी सारी है।
मैं भी अपने घरों में पूरा का पूरा, मैं अपने पूरे घर को जो हमारे घर में एनर्जी आ गई ना, पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँगा कुछ दिनों बाद पूरा। बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होने का हमारा, समझ की बात है। बस जब भी सभी बारिश का मौसम होगा या सर्दी का मौसम होगा, बहुत सारी सर्दी पड़ेगी होगी, 2-4 दिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अपने पूरे घर को मैं ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। कम से कम कहीं तो योगदान होगा। चलो लक्ष्य क्या है इसका, 2027 तक 2500 मेगावाट की बिजली बनाना इसका लक्ष्य है। 2023 की जो नीति आई है ये भी पूछा जा सकता है इसका लक्ष्य क्या है। अच्छा, मेरे को ना एक बात का डर है, मुझे इस बात का हमेशा डर बना रहा है कि कहीं पेपर में कुछ परियोजना दे दो और उन परियोजना के बारे में न पूछ रहे हैं परियोजना कौन सी नदी पर। परियोजना क्या हो, मान लो हम एक टरबाइन लेके, टरबाइन क्या हम जानते हो क्या, जो शादी ब्याह में जनरेटर आवा ना, उसमें तुम टरबाइन में मान लो, उसका जो पंखा से घुमाना पड़ा, लेकिन उसमें तो तेल डालना पड़ा ना। लेकिन जहाँ परियोजना बनाई जा वहाँ भी इस तरह की जो पंखे लगे हुए हो, लेकिन वो पंखे ऊपर तो पानी धड़ा धड़ 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 पानी आएगा, पानी पंखों पर गिरता जाएगा, पंखे घूमते जाएंगे, पानी पंखों पर गिरता जाएगा, घूमते जाएंगे, बिजली बनती जाएगी। वही जो जनरेटर जो चल रहा था तुम्हारा तेल डालकर, वही पानी से चल रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा, धड़ाम देसी पंखे घूम रहा, बिजली बढ़नी, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, ये तो बढ़िया, समझ बात है। लेकिन पोल्यूशन दूसरा टाइप का हो, यहाँ से बहुत अच्छे से पानी में डूब जा, अलग प्रकार की समस्या हैं, उसे छोड़ दे। लेकिन जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं हो रहा है बाहर का। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ तुम। तो ये भी हमारे पास जो ये खास परियोजनाएं बार बार पूछी जा, ठीक है, इंपॉर्टेंट मुझे लगा इस बात का कि डर कि प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर कहाँ सी पूछी जा सके, ये याद होनी, इतनी तो याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मैंने जरूर लिखी। समझ में आई ये बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ये कुल्हाल परियोजना आसन नदी पर देहरादून के अंदर, समझ में बात है, आसन नदी देहरादून। जब मैंने तुम्हें मैप पढ़ाया वहाँ भी बताई होगी। छिब्रो परियोजना कौन सी नदी पर, छिब्रो परियोजना इस कौन सी नदी पर हमारे पास, इचारी बांध भी कहते हैं, इचरी बांध भी कहते हैं हमारे पास। खिचड़ी नहीं आए हो, इचरी बांध हमारे पास। कौन सी नदी पर, उनमें से बात करना था देहरादून में, ठीक है। छिब्रो परियोजना कौन सी नदी पर, कौन सी नदी, खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, उर्गम परियोजना हमारे पास, कल्पगाढ़ हमारे पास, कल्पगाढ़ नदी पर हमारे पास चमोली के अंदर। सूर्यगढ़ हमारे पास परियोजना सूर्यगढ़ नदी पर, ये हमारे पास पिथौरागढ़ के अंदर है। नाला ही क्या है, एक प्रकार की नदी हो, सही बात है, नाला नदी बोल दो। उसके बाद हमारे पास ये उतासू परियोजना हमारे पास कौन सी पर, अलकनंदा नदी पर, पौड़ी के अंदर हमारे पास। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा इसमें तो पक्का सवाल बन सका, इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखी है। और मेरे को ना डर है इस बात का, पता है किस बात का, कि कहीं ये बांध के भी तो नाम ना पूछ लो, उसके पीछे बांध भी तो बन जाओ। सही बात है, जब हम परियोजना बनाएंगे तो उसके पीछे बांध भी तो बन जाओ, और जब बांध बन जाए तो बांध के भी नाम पूछ। सुनो, हरिपुरा बांध पूछेगा गंगा नदी पर जितने में, ये बात है, हरिपुरा बांध गंगा नदी पर 1975 में निकाल। नानक सागर बांध देवा नदी पर, देवा ये पूछा जा रखा है, देवा नदी पर 1962 में उधम सिंह नगर पर। और ये पाला बांध हुआ हमारे पास, ये भागीरथी नदी पर दिखाई देगा आपको, ये 2013 में उत्तरकाशी के अंदर पाला बांध है, पाला। उसके बाद हमारे पास तुमरिया बांध, ढेला नदी पर हमारे पास काशीपुर के अंदर 1961 में बना था। इचली बांध हमारे पास टोंस नदी में 1972 में बना था। और बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये 2 मंथ का करंट अफेयर था, समझ नहीं बात यार। एक विद्यार्थी को इशाराई काफ़ी हो, और जैसे तुम बच्चे हो ना, उन्हें झुनझुनाई काफ़ी हो इतना समझने के लिए। समझ में आई बात या, मतलब इतना तो समझा ही दिया गया होगा कि चीज़ों को सरलीकरण कभी कभी पढ़ा जा सके, साधारण भाषा में भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को प्रदर्शित करा जा सके और समझ में बैठा जा सके। क्या तुम अब कर सकते हो मई का और जून का करंट अफेयर? क्या जो पीछे की 3 क्लास में कंप्लीट कर लोगे? हाँ या ना बोलना यार। और अब आपकी हमारी मुलाकात अगले कुछ नए चैप्टरों में होगी। हम पीसीएस का पूरा रोड मैप आपको समझा रहे होंगे। सही बात है, पीसीएस का पूरा रोड मैप आपको समझा रहे होंगे। फिर आप अगर अच्छे से तैयारी करी तो आप, नहीं तो आपके बच्चे तो साथ साथ में तैयारी कर ही रहे होंगे। समझ में आई बात है।